अब जब हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर और डिफ्रैक्शन इन दोनों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप बना ले गए हैं, तो अब हम इन दोनों को एसोसिएट करते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बड़ी अच्छी तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से हमारे माइक्रोस्कोप की एक तरह से आप मान सकते हो लिमिटेशन आ जाती है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर और डिफ्रैक्शन को हम अब देखेंगे कैसे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए फिर से आते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ही स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट है, और नीचे की तरफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन से उसके ऊपर लाइट गिराई जा रही है। तो एक ट्रांसपेरेंट प्लेन है जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जैसे लाइट इस पे गिरेगी तो ऑब्स्टिकल की एजेस बहुत ही शार्प हैं, शार्प कंडीशन हमने बता ही दिया है, तो उसकी वजह से उस पे सभी डायरेक्शन में लाइट बेंड हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो रही है। तो आप देख रहे हो कि लाइट अलग अलग डायरेक्शन में बेंड हो गई, इसको हम डिफ्रैक्शन कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब अपना माइक्रोस्कोप बनाते हैं। तो माइक्रोस्कोप की भाई साइज लिमिटेड है, तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है। आप देख रहे हो इसके लेंस की साइज की वजह से जितनी भी रेज आ रही थी वो सारी की सारी रे माइक्रोस्कोप में एंटर नहीं कर रही हैं। कुछ नंबर ऑफ रेज हैं जो कि इस माइक्रोस्कोप के अंदर एंटर कर रही हैं, और बाकी की जो रेज हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं जा रही हैं। तो जो रेज जा रही हैं वो तो इमेज बना रही हैं, लेकिन जो रेज बाहर रह जा रही हैं वो इमेज या और किसी तरह कंस्ट्रक्टिव काम में इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। अब आप यहाँ पे ये समझो कि जो ये लाइट रेज डिफ्रैक्ट होकर के अलग डायरेक्शन में गई, ये भी तो अपने साथ कोई इन्फॉर्मेशन ले गई होंगी। डिफ्रैक्शन क्यों हुआ, किसी उसकी ज्योमेट्री कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी। तो अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, सीधी बात ये कह रहे हैं कि जब डिफ्रैक्शन होता है और हमारा माइक्रोस्कोप एक लिमिटेड पोर्शन की रे को ही एक्सेप्ट कर पाता है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि लॉस्ट हो जाती हैं, वो हमें नहीं समझ में आती हैं। अगर हम उन रे को कैप्चर कर लेते तो शायद हम उस सैंपल के बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर ले जाते। ठीक है, मतलब जो रे गई हैं, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन लेके गई हैं वो हमारे पास नहीं आ रही हैं। तो अब हम क्या करें, हम चाहते हैं कि हम इस इन्फॉर्मेशन को खोने ना दें, हम इसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह के रे को भी भेजना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर का एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक लिमिटेशन आ गई है, क्योंकि न्यूमेरिकल अपर्चर तो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है एक और फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, उसके साथ जुड़ा होता है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा वेवलेंथ जो यूज कर रहे हो उस पर, डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल अपर्चर। तो अगर हमने न्यूमेरिकल अपर्चर को कम करना शुरू कर दिया तो डी बढ़ना शुरू हो जाएगा, या इसका उल्टा अगर न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाना शुरू कर दिया तो डी कम होना शुरू हो जाएगा। अब एक सिचुएशन सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कि सैंपल और माइक्रोस्कोप के बीच में एयर है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, और मान लो साइन थीटा भी 1 है। तो अगर साइन थीटा भी 1 है यानी थीटा 90 डिग्री है, तो उसमें डी लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो बेस्ट पॉसिबल कितना हो सकता है, वो हमने मान लिया लैम्डा के बराबर हो सकता है। मतलब जस्ट सेंस में आप इसको समझिए इस तरह से। लेकिन समस्या ये है कि इस बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन को पाने के लिए हमें थीटा 90 डिग्री करना पड़ेगा। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है कि वो रे जो कि ऑब्स्टिकल से टकराती है और ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद 90 डिग्री पर डिफ्रेक्ट हो जा रही है, अगर मान लें ऐसी कोई है, उसको भी ये माइक्रोस्कोप कैप्चर कर ले जा रहा है। एंड दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली तो ये बड़ा दिक्कत वाला है, इसका मतलब है। चलिए देखते हैं जरा इस वक्त एक डायग्राम के थ्रू हम समझना कोशिश करते हैं कैसे ये थीटा 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट को हम मान रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ हमने थीटा 90 बनाया, लगभग 90 मान लें, तो जो रे बिल्कुल मैक्सिमम डिफ्रैक्ट हो रही हैं वो हैं जो थीटा 90 पे है। अब हमने क्या किया, लेंस को अपने माइक्रोस्कोप को कितना नीचे ले आए, इतना नीचे ले आए हैं कि जस्ट सैंपल को समझिए टच करने वाला है। जब सैंपल को टच करने वाला होगा तब जा करके आप कह सकते हो थ्योरेटिकली कि वो जो मैक्सिमम डिफ्रैक्टेड रेज हैं जो 90 डिग्री पे मुड़ गई हैं उनको कलेक्ट कर ले रहा है। अब खुद ही आप देख रहे हो सिचुएशन कितनी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है कि आप अपने माइक्रोस्कोप को इतना ज़्यादा पास ले जाओ ऑब्जेक्ट के कि वो बिल्कुल उसको टच करने वाला हो जाए। ठीक है, इसीलिए कहा गया था, मैंने पहले इसको डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि आप न्यूमेरिकल अपर्चर को मतलब ऑप्टिमाइज कर लो ताकि डी लैम्डा के इक्वेट होना शुरू हो जाए। अब डी को इम्प्रूव करने के लिए चलो ठीक भाई थीटा 90 डिग्री नहीं है, चलो हम एन के ऊपर बात करते हैं। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम बढ़ा दें तो हम डी को कम कर सकते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बढ़ाओगे एयर की जगह पर, तो मान लीजिए हम एक ऑयल को इस्तेमाल करें। ऑयल मतलब हवा की तुलना में एक डेंसर मीडियम है या ऐसा कोई भी मीडियम जो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है और ट्रांसपेरेंट है वो।
तो देखिए सिचुएशन देखिए, ये हमारा ऑब्स्टेकल है, इसमें लाइट रेज जब गिरती हैं तो सभी डायरेक्शन में वो डिफ्रेक्ट हो जा रही हैं, जैसा कि हर बार हो रहा था। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से हम इसके ऊपर लाइट भेज रहे हैं और लाइट डिफ्रेक्ट हो रही है सभी डायरेक्शंस में। अब अगर हम यहाँ पर एक अपना माइक्रोस्कोप रखें तो फिर वही लिमिटेशन है कि माइक्रोस्कोप में एक सर्टेन रेंज तक की लाइटें एंटर कर रही हैं और उनकी वजह से ही इमेज फॉर्म हो रही है, बाकी की जो लाइट रेज हैं वो उससे बाहर चली जा रही हैं, इसलिए वो इमेज के फॉर्मेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही है। अब यहाँ पर हमने एक ऑयल ड्रॉप रख दी है, जो येलो कलर का आप सेमी सर्किल देख रहे हो, मान लो एक ऑयल ड्रॉप है, डेंसर मीडियम है। हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा है कि जब भी लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है। तो इसका मतलब है जितनी भी वायलेट कलर की रेज हैं जो कि विदाउट ऑयल ड्रॉप थी, अब ये अपनी पोजीशन को चेंज करेंगी और नॉर्मल की तरफ बेंड होंगी। अब आप खुद ही देख सकते हो, जब ये सारी रे बेंड होंगी तो इसका मतलब है कि सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये इस माइक्रोस्कोप के अंदर भी इसमें से एंटर करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि जितनी जितनी रे हैं सबके सब एंटर कर जाएंगी, लेकिन इस ऑयल ड्रॉप ने कुछ तो किया, उसने एक तरह से कन्वर्ज कर दिया, उसने एक तरह से वो रे जो पहले बाहर चली जा रही थी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, अब उनको भी उसने कुछ हद तक कन्वर्ज कर दिया ताकि वो माइक्रोस्कोप के अंदर एंटर कर सके। तो यहाँ पर आप ये बात समझिए कि अगर आप इस तरह से एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम इस्तेमाल करेंगे तो उस समय आप माइक्रोस्कोप की जो एबिलिटी है, इमेज फॉर्मेशन की जो क्वालिटी है, उसको बढ़ा ले जाएंगे। तो ये एक आइडिया है जहाँ पर कि माइक्रोस्कोप और ऑफ सैंपल के बीच में हम एक ऐसा मीडियम रख देते हैं जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस कर जाती है। ओके, सो अब अभी तक हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा है लैटरल रेजोल्यूशन। तो लैटरल रेजोल्यूशन को अगर आप मतलब अगर इसकी वर्बल मीनिंग समझना चाहो तो एक तो इसका फॉर्मूला आप देख लो पहले क्या है। तो लैटरल रेजोल्यूशन जो होता है वो लैम्डा अपॉन NA न्यूमेरिकल अपर्चर होता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, मान लो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी एक की है। एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी मतलब एक फ्लोरेसेंस मीडियम से हम उसको कल्चर कराते हैं या उसको उसके साथ असेंबल कराते हैं, और फ्लोरेसेंस जो होता है वो लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम ग्रीन कलर की लाइट को यूज करता है। तो अगर इस फॉर्मूले को देखो, अगर हमने कहा कि न्यूमेरिकल अपर्चर 1 है तो उस समय डी की वैल्यू लैम्डा हो जाएगी 5000 एंगस्ट्रॉम, जाकि मतलब कि हम 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो एक दूसरे से 5000 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर अलग अलग हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस से उनके बीच में सेपरेशन है, जस्ट 5000 एंगस्ट्रॉम का सेपरेशन है। तो इतना कम सेपरेशन होने के बावजूद भी उन दोनों लाइनों की हम बिल्कुल क्लियर इमेज देख पाएंगे। ये इसका मतलब होता है लैटरल रेजोल्यूशन का। तो लैटरल रेजोल्यूशन का फिजिकल मतलब ये है कि कितनी पास पास रखी हुई दो लाइनों को हम बिल्कुल साफ साफ देख पाएं। दूसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज द डेप्थ ऑफ फोकस। डेप्थ ऑफ फोकस का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर का स्क्वायर। न्यूमेरिकल अपर्चर का स्क्वायर होता है डेप्थ ऑफ फोकस। अब डेप्थ ऑफ फोकस को निकलना है, सेकंड नाम यहाँ पर आप सजेस्ट देख रहे हो डेप्थ। डेप्थ मीन मतलब होता है कि हम एक्स और वाई डायरेक्शन में न जाके जेड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं ना, हाइट की तरफ जा रहे हैं। इससे मान लो एक सैंपल है आपके पास, इस सैंपल में हमारे पास लेयरिंग है। तो एक ऊपर की लेयर है जिसकी मान लो कि हम कुछ थिकनेस 7 एंगस्ट्रॉम है, उसके बाद उसमें ऊपर के बाद एक और लेयर है नीचे 10 एंगस्ट्रॉम की। तो ओवरऑल 17 एंगस्ट्रॉम का ये पूरा सैंपल था थिकनेस का, उसमें हमने टॉप लेयर और बॉटम लेयर बना दी। अब जब हम लेटरल मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो मान लो इसके ऊपर दो लाइनें हैं जिनके बीच की डिस्टेंस सपोज मान लो कि 5 एंगस्ट्रॉम है। अगर इन दोनों लाइनों को हम इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली बिना मिक्सअप के देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा लेटरल मैग्नीफिकेशन इतना अच्छा है कि जो इनको साफ साफ समझा ले जा रहा है। ये तो हो गई सरफेस पर, आप कह सकते हो एक्स वाई डायरेक्शन में। लेकिन जब हम जेड डायरेक्शन की बात करेंगे तो मान लीजिए हमने टॉप लेयर की भी इमेज बनाई और उसके नीचे की जो लेयर है उसकी इमेज भी हम साफ साफ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब इमेज बनती है तो हमारे पास टॉप की भी इमेज बन रही है और उसके नीचे की जो लेयर है, सेकंड लेवल पे जो लेयर है उसकी भी अगर इमेज बन रही है तो इसका मतलब हमने उसका डेप्थ ऑफ फोकस काफ़ी अच्छा है। अब इसको दूसरे डायग्राम से देखो, जैसे ये वही टॉप लेयर है तो लाइट गिरी, मान लो हम टॉप से गिरा रहे हैं लाइट को, तो लाइट फर्स्ट लेयर के से डिफ्रेक्ट हो रही है और उसके बाद एंटर कर रही है, सेकंड लेयर से भी डिफ्रेक्ट हो रही है। एक खास बात आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो लेयर्स से डिफ्रेक्शन हो रहा है या रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। जैसे वन रे की डायरेक्शन देखो थोड़ा सा ब्रॉडर है, सेकंड की थोड़ा सा कन्वर्जिंग है और थर्ड की भी नॉर्मल की तरफ कन्वर्जिंग है। तो यहाँ पर जो 3 तरह की रे हैं 1 2 3, जब ये मान लो तीनों रे यहाँ से वापस जाएंगी और हमारे माइक्रोस्कोप में एंटर करेंगे और देन इमेज बनाएंगे, तो जो इमेज होंगी वो बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प नहीं होगी, वो ओवरलैपिंग उसके अंदर होगी।
इसको हम ओवरलैपिंग ऑफ द इमेजेस कहेंगे, और वो ओवरलैपिंग की वजह से इसको ब्लर्ड इमेज हमें दिखाई पड़ेंगी। इस ब्लर्ड इमेज को ही हम माइक्रोस्कोप में नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, नॉइज़ का मतलब यहाँ पर यही है कि जो ब्लर्ड इमेजेस बन रही हैं, जो कि ओवरलैपिंग की वजह से बन रही है डिफरेंट डेप्थ की लेयर्स के, उनको हमें अवॉइड करना है। अब ये जो ये रिमूव होना है इस नॉइज़ को, ये एक नए तरह की माइक्रोस्कोपी को डेवलप करेगा। तो अगर आप इमेजिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको इस नॉइज़ को रिमूव करना पड़ेगा। तो अभी हम अब एक नया टर्म हम लोग पढ़ेंगे जिसको कि नाम देने वाले हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी या कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप्स। तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप का मेन ऑब्जेक्ट ही यही होता है कि वो जो नॉइज़ है माइक्रोस्कोप की, इसको रिमूव करना है। दो डायग्राम मैं बनाता हूँ आपके सामने और आप कोशिश करिएगा उन डायग्राम के थ्रू उसको समझने के लिए। जैसे एक नॉर्मली हमने एक 2 लेंस सिस्टम लिया है जिसमें कि एक लेंस है f1 फोकल लेंथ का, एक दूसरा लेंस है f2 फोकल लेंथ का, और इन दोनों से जो इमेज बन रही है वो किसी प्लेन में किसी एक पॉइंट पे बन रही है। ठीक है, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हम इमेजिंग कर रहे थे, मान लो वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी अब कुछ थिकनेस है, तो वो मल्टीपल थिकनेस का ऑब्जेक्ट है। तो अलग अलग लेयर से जो लाइट यहाँ लेंस में एंटर कर रही है वो अलग अलग पाथ को फॉलो करती है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस आप देखते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये हमारे पास लेयर्स हैं, तो एक टॉप लेयर है, उसके नीचे एक बॉटम लेयर है, और हमारी जो लाइट है वो उस पर गिरी। आप टॉप पे देखो, वहाँ पर ब्लर्ड ओवरलैपिंग से आप देख रहे हो। अब इसका एक तरीका क्या खोजा गया, तो ये जो ओवरलैपिंग आप देख रहे हो इसी को हम नॉइज़ कहते हैं। तो इसका तरीका ये खोजा गया है कि यहाँ पर अब हम एक पिन होल बनाते हैं। तो देखिए आपने वहाँ पर जो टॉप प्लेन था वहाँ एक पिन होल बन चुका है। अब पिन होल का फ़ायदा क्या होगा, तो उसको देखो, जैसे मान लो टॉप लेयर से जो इमेज गई वो तो पिन होल इमेज बन रही है, लेकिन जो उसके नीचे की बॉटम लेयर है उससे जो इमेज जो लाइट गई जो कि ओवरलैप हो रही थी वो पिन होल से बाहर है। तो वो जो पिन होल से बाहर है, अगर आप पिन होल से ही देख रहे हो, इसका मतलब है कि जो ओवरलैप्ड लेयर थी वो ब्लॉक्ड हो गई। तो हम सिर्फ टॉप लेयर को ही देख पा रहे हैं और वो बिल्कुल क्लियर है। पहले क्या हो रहा था, इसी टॉप लेयर पर वो जो बॉटम लेयर की इमेज थी वो ओवरलैप कर जा रही थी, अब वो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बेहतर तरीके की इमेजिंग हम पाते हैं, और इसी को हम कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में पर्टिकुलरली पिन होल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो ओवरलैपिंग वाली लेयर्स होती है उनको रिमूव कर दिया जाता है। So this is all about this basic of microscope. In next video we will discuss the electron microscope. Thank you.